नमस्कार दोस्तों, हमारी आपकी और पूरे देश की दिलचस्पी अब इसमें है कि यूपी में क्या होगा। 3 महीने बाद यूपी में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी दलों के बड़े बड़े दावे हैं, नए नए गठबंधन बन रहे हैं, नए साथियों की तलाश है, पुराने साथियों से सौदेबाजी है और इन सब के बीच बड़े बड़े दलों की चुनावी रैलियों की तैयारी है। इस वक्त मैं हूँ मेरठ में। मेरठ पश्चिमी यूपी का वो इलाका है जहाँ बीते 3 चुनावों से 2 विधानसभा और एक विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जबरदस्त दबदबा हुआ। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जैन शिकंजी पनीर पकौड़ा है, एक ढाबानुमा पकौड़े और शिकंजी की जगह है। जब आप मेरठ और आसपास के इलाके में आएंगे तो ऐसी 50 ऐसी दुकानें ठीहे मिलेगी और सबका नाम जैन शिकंजी है। कई बार पता नहीं चलेगा असली जैन शिकंजी कौन है और कहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन शिकंजी पकौड़े और चाय के लिए लोग ऐसी जगहों पर, ऐसे ठीहों पर रुकते हैं। और हमारे साथ अभी एक खास मेहमान है, अनिल बंसल इनका नाम है। करीब 35 सालों से या उससे ज़्यादा जनसत्ता में रहे, पश्चिमी यूपी की नब्ज़ को बहुत करीब से जानते, समझते, पकड़ते हैं। हज़ारों खबरें पश्चिमी यूपी को लेकर लिखी है। पश्चिमी यूपी का जिक्र करते हुए और मेरठ आते हुए इनसे मैंने खास आग्रह किया कि हम लोग कहीं बाहर मिलते हैं चाय के ठिए पर और ज़रा बात करते हैं, इनसे भी समझते हैं। अब तक आपने देखा होगा जहाँ भी मैं जाता हूँ लोगों से बात करता हूँ, उनकी राय शुमारी करता हूँ, उनकी राय लेता हूँ। मुझे लगा एक वरिष्ठ पत्रकार जो इस इलाके को समझते हैं उनसे बात की जाए। पश्चिमी यूपी इस बार बहुत अहम इसलिए है कि 110 सीटें पश्चिमी यूपी में मानी जाती है। हालांकि कुछ लोग उसको 128, 10, 120, 30 भी बोलते हैं, लेकिन 110 सीटों का आंकड़ा अगर हम देखते हैं, जिसमें पिछले चुनाव में 2017 में बीजेपी को 88 सीटों पर जीत हासिल हुई। ठीक 5 साल पीछे चले जाएंगे, 2012 में 38 सीटें। बीजेपी को 50 सीटों का मुनाफा हुआ 2017 में और इलाके में दबदबा तो है ही। और अगर मेरठ की बात करें, मेरठ जिले की 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा है, 1 पर समाजवादी पार्टी है। लेकिन 5 साल पीछे के चुनाव में जाएंगे 2012 में तो 3 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी, 1 पर हाजी याकूब जीते थे। और पीछे चले जाएंगे 2007 में तो 2 या 3 सीटों पर बसपा भी जीती थी। तस्वीर बदली, बीजेपी की बढ़त हुई। लेकिन इस बार क्या होगा? मेरठ वो इलाका है जहां अमित शाह 30 तारीख या 1 तारीख को पहुंचने वाले हैं और पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी अमित शाह को मिली है, इसलिए बूथ मैनेजमेंट पर वो चर्चा करेंगे। वो अमित शाह जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, यूपी में जीत की पटकथा जब लिखी गई थी उसके वो मुख्य रणनीतिकार थे। पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत के गठबंधन के बाद पहली बड़ी रैली, साझा रैली, पहली रैली जो होनी है वो मेरठ के कौन से गांव है? दबथुआ से होने वाली है। तो साझा रैली पहली दबथुआ से। अमित शाह एक 2 दिन के बाद मेरठ में होंगे। प्रियंका गांधी की रैली भी है कल, लेकिन अमित शाह रैली नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो बूथ मैनेजमेंट के लिए बूथ कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये इलाका अहम है। भूमिका मैंने लंबी दे दी आदत के मुताबिक। अब जरा अनिल बंसल से समझते हैं कि अब जरा समझाइए कि क्या बदला है। बीते हम 19 तारीख को एक बेंचमार्क माने जिस दिन कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान हुआ। उसके बाद एक चीज़ देखें, जो अखिलेश और जयंत का गठबंधन हो गया, दोनों की तस्वीरें सामने आई। उसके बाद सीटों के एडजस्टमेंट की खबरें हैं कि 36 सीटें आरएलडी को दी जा रही है, बाकी पर सपा लड़ेगी। और इन सब के बीच बीजेपी का ज़बरदस्त दबदबा रहा है 2014, 17, 19। देखिए, जो समाजवादी पार्टी है उसका तो कोई खास यहाँ प्रभाव ज़्यादा रहा नहीं कभी। कई बार मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट में जैसे सिवाल खास सीट जीत गए थे 2012 में, उस तरह का रहा। पर यहाँ मोटे तौर पर जो प्रभाव रहा रालोद का, चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह, इनका प्रभाव रहा, या शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का रहा। जो गठबंधन है उससे जो चेंज दिखने वाला है या जो एक्सपेक्टेड है, जिसकी अपेक्षा है, पिछली बार सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण था। जो हिंदू मुसलमान, जो कोर वोटर है बसपा का, जो कोर वोटर है अजीत सिंह का, जो कोर वोटर है समाजवादी पार्टी का दूसरा, वो भी हिंदू मुसलमान के रो में आ गए थे। क्योंकि आपने देखा मुजफ्फरनगर के दंगे ने 2014 में भी चमत्कार किया, 17 में भी किया, 19 में भी किया। लेकिन जो बड़ा बदलाव किसान आंदोलन ने किया है और इसका श्रेय किसान आंदोलन को जाता है। गांव देहात के अंदर सांप्रदायिक विभाजन खत्म हो चुका है, कहीं भी नहीं है। शहरों में उसको उभारने की कोशिश जरूर होती रहती है, लेकिन उसका गांव में प्रभाव नहीं है। और इसका पूरा श्रेय किसान आंदोलन को है। ऐसा नहीं है राकेश टिकैत का अपना निजी प्रभाव कोई बहुत रहा हो, नहीं, लेकिन एक सेंटीमेंट होता है, उन्होंने डेवलप कर दिया। आज हिंदू मुसलमान गांव देहात में एक साथ हैं।
तो अजीत सिंह जो मुस्लिम चूँकि यहाँ ज़्यादा हैं, कहीं भी किसी भी इलाके में 15 से 30% तक मुसलमान वेस्टर्न यूपी में आपको मिलेंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो उनका जो बंटवारा है एक तो वो नहीं होगा, दूसरे जाट और मुसलमान मिलके अगर एक साथ वोट करेंगे और कुछ फ्लोटिंग वोट होता है तो ये लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार नतीजे इनके अनुसार उतने खराब नहीं होंगे जैसे 2017 के चुनाव हुए थे, और इसका लाभ निश्चित होगा। विपक्ष के सपा और आरएलडी की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी के पास तो यही है ना कि मिल जाएं तो कुछ नहीं होगा। 2019 में भी सपा बसपा भी मिल गए थे, तब भी ये कहा था कि 1993 में दोहराया जाएगा। 93 में मुलायम सिंह कांशीराम मिले थे तो कहा था मिले मुलायम कांशीराम हवा हो गई जय श्री राम। लेकिन वो 2019 में प्रयोग फेल रहा क्योंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को ये सपा बसपा मिलकर नहीं रोक पाए। फायदा उसको बीएसपी को हुआ। बीएसपी को 0 सीट मिली थी 2014 में, 2019 में 10 आई, जिसमें वेस्टर्न यूपी की भी 4-5 सीटें हैं। और मैं कह सकता हूं कि मेरठ में भी ये माहौल ये था 19 में, अगर मायावती किसी मुसलमान के बजाय किसी हिंदू को टिकट देती तो बीजेपी को हरा देता, क्योंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होता। तो इस बार भी ये लोग तय कर लिए हैं, ऐसा लगता है कि जैसा आपने देखा अखिलेश भी और जयंत भी, कोई वो बहुत प्रो मुस्लिम भाषा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुसलमान को भी इस बात का अंदाजा है कि हमको अगर बीजेपी को हराना है तो हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना कि कितने मुसलमान खड़े हैं, कौन मुसलमान खड़ा है, और लक्ष्य ये है कि फिर मिलकर वोट करना है। तो माहौल में बदलाव है। शहरी क्षेत्रों की बात छोड़ दें हम तो उतना बीजेपी के लिए सरल नहीं है, और चुनाव में तो सभी अपनी जीत के दावे करते हैं। हम सीट के हिसाब से बात करते हुए और ओवरऑल हम मेरठ समझ रहे हैं, मेरठ और पश्चिमी यूपी भी, और जैसा कि मेरठ से ही 2014 में चुनावी रैली की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की। तब तो वो मुख्य प्रचारक थे, तब तो दावेदार थे। उन्होंने चीफ कैंपेनर भी थे और दावेदार घोषित हो गए थे प्रधानमंत्री। मेरठ से शुरुआत की थी। अब जैसे आपने कहा कि इस बार वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ की भाषा देखें रैलियों में, जैसे कल उन्होंने कह दिया दंगाई क्या जाने गन्ने की मिठास, जिन्ना का जिक्र जेवर में भी कर देते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर। जिन्ना 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 पकड़ लिया, तालिबान जिन्ना दंगाई, और हर नेता वैसे ही बात कर रहा है। अनुराग ठाकुर भी वैसे ही बात कर रहे हैं कि हम दंगल कराते हैं, वो दंगा करते हैं। तो ये जो माहौल पूरा बनाने की कोशिश हो रही है, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि इस बार वो नहीं है? नहीं, देखिए वो तो एक आपको आप सत्ता में आ गए, आप 2014 में सत्ता में आए, आप 2017 में भी आए, तो आपका परफॉर्मेंस भी देखा जाता है। ऐसा नहीं है आप गन्ने की मिठास की बात करते हैं, 5 साल में आपने गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया, तो इसको देखेगा आदमी या दंगा। रही बात ये कि दंगल हम दंगल कराते हैं, दंगल तो मुलायम सिंह यादव कराते थे, दंगल तो अखिलेश यादव सफाई में कराते थे, कुश्ती कराते थे। मैं तो ट्विटर पर लिखा दंगल तो ट्रेनिंग करा रहा था। तब आप उनके तब आप उनकी कुश्ती और दंगल का उपहास उड़ाते थे। तो आज आप दंगल की बात करें, ये मुझे लगता है कि सांप्रदायिक वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाना शुरू किया। अब दूसरा मुद्दा उठाना शुरू किया है, वो बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, कि भी देखिए जब हम थे तो जो है कानून व्यवस्था बेहतर थी, और फिर 2012 से 17 की कानून व्यवस्था वापस आ जाएगी। ये सब बात, एक तो ये बात जरूर है कि थोड़ी इन्होंने कुछ चीज़ों पर एक माहौल बनाया, इम्प्रूव हुई या नहीं हुई, लेकिन एक कानून व्यवस्था बेहतरी का माहौल बनाया, क्योंकि ब्रांड किया कि ज़्यादातर क्रिमिनल मुसलमान हैं और वो दबे हुए हैं, डरे हुए हैं। ये एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं है कि सारे अपराधी मुसलमान ही होते हैं, और बिल्कुल अभी कोई राम राज्य आ गया ऐसा भी नहीं है। रोज बलात्कार व्यवस्था का आलम ये है कि अभी प्रयागराज में 4 दलितों की प्रयागराज नहीं, रोज हर जगह घटनाएं होती हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट करने की बात होती है। लेकिन अगर हम तटस्थ रूप से, निष्पक्ष रूप से बात करें तो ऐसा नहीं है कि 2012 से 17 में कोई जंगल राज था। 2003 से 2007 में जंगल राज था, जब राजा भैया भी होते थे, जब अमर सिंह भी होते थे, सब लोग होते थे। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी थी। 93 में भी था जंगल राज, 81 और 89 में भी था, लेकिन 2012 से 17 में जंगल राज जैसा नहीं था। हाँ, कुछ यादवीकरण की बात आप कर सकते हैं कि भाई यादवों को ज़्यादा पोस्टिंग दी गई, उनको ज़्यादा होगा, तो हर राज्य में हर मुख्यमंत्री ये कमोबेश करता है। को लेकर कहा भयानक साहब, पूरी लिस्ट आ रही है। मैं वही कह रहा हूँ, फैजाबाद, कल 75 हर जगह जिले में यूपी के 75 में से 25 से ज़्यादा कलेक्टर राजपूत हैं। तो ये तो अभी सभी जगह है, हर जो आता है। और डीएसपी अखिलेश यादव की तो बेचारे की समस्या ये थी कि आईएएस और आईपीएस यादव है ही नहीं, तो वो तो बाहर के राज्यों से जो आए डेपुटेशन पे उनको पोस्ट करता था। उसके तो थे ही दरोगा और डीएसपी, और यही थे इसी लेवल के आदमी, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा प्रशासन के यादवीकरण का आरोप लगा भी नहीं सकते थे। अब रादर उससे ज़्यादा है, तो ये सब चलने वाला नहीं है। अब तो मतदाता जो है, देखिए महंगाई भी बड़ा मुद्दा है। आप कह सकते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन आपने इनकम नहीं बढ़ी किसी की भी। कोई भी आदमी ये दावा नहीं कर सकता, मैं किसी बड़े उद्योगपति की बात नहीं करता, मैं भी और आप भी और कोई भी,
2014 में जो आपकी आमदनी थी वो अब 2021 में 3 गुना हो गई हो, चाय एक और मिल सकती है तो पी जाएगी। 3 गुना हो गई हो, ऐसा तो कोई नहीं दावा कर सकता। ना किसी की इनकम टैक्स रिटर्न में है, ना किसी की वास्तव में है। तो लोगों को महंगाई पिंच कर रही है। अच्छा ये बताइए, ठीक है महंगाई और बेरोजगारी तो यहाँ तो मुद्दा जो है ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में, देखिए किसानों के लिए मुद्दा तो गन्ने का दाम, खेती की लागत में बिजली यूपी में सबसे ज्यादा महंगी है। पहले मीटर जो ट्यूबवेल के मीटर नहीं होते थे, पर हॉर्स पावर लगता था, अब उन्होंने मीटर लगा दिया तो बिल महंगा पड़ता है। अभी आप देखिए जगह जगह डीएपी नहीं मिल रही है ना। अब जरा मेरठ और ये आते हैं, जैसे मेरठ में अगर जिले में 7 सीटें हैं, सिवाल खास जैसे वहाँ भी बीजेपी का कब्जा है। पिछली बार पहली बार 2007 में ये सीट बनी, 7 में भी बीजेपी नहीं जीती, 12 में भी नहीं जीती, 17 में जीती। 17 में जीती। उसके बाद जैसे एक मेरठ कैंट है, आप भी कह रहे थे, वो तो बीजेपी का लगातार जीती, वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बना जाता है। छपरौली कहा जाता है बीजेपी के लिहाज मेरठ से। सिटी में कई बार बीजेपी हारी है, कई बार ये जब भी बीजेपी की आंधी रही तब बीजेपी मेरठ सिटी में हारी। 77 की जनता पार्टी में बीजेपी हार गई, जबकि पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हुआ। अब जैसे इसी में सरधना भी है। हाँ, सरधना जो है वो बीजेपी जब से ये संगीत सोम आए हैं वो उन पर भी वो मुलम्मा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का है, वो इस काम के उस्ताद माने जाते हैं। वो जब 13 का दंगा नहीं था उससे पहले भी वो इस तरह का माहौल, चूंकि वहाँ मुसलमान, इसीलिए मैंने संगीत सोम का जिक्र किया कि जब आप कहते हैं ध्रुवीकरण नहीं होगा 13 के दंगों के बाद और चुनाव के 14 के चुनाव के पहले, आपको याद होगा एक वीडियो वायरल हुआ था अफगानिस्तान का, कहीं का संगीत सोम के हवाले से लोगों ने वायरल कर दिया। तो वो उस्ताद, आपने सही कहा, उस्ताद माने जाते हैं। तो अभी तो उन्होंने जुबान उस तरह खोल के शुरू नहीं किया है काम। अभी बड़े लोग माहौल बना रहे, तो जब ये सब लोग आएंगे तो क्या इसका नहीं, देखिए 2012 में इसी सीट पर यहाँ जीत चुकी है बहुजन समाज पार्टी 2012 में जीत चुकी है, ऐसा नहीं है। पहले यहाँ जनता दल भी जीता है, ऐसा नहीं है कि 2012 में सरधना में संगीत सोम ही जीता। नहीं सर, 2017 में। अच्छा 2012 में कौन जीता? वो अपने चंद्रवीर सिंह। अच्छा 2012 में नहीं, 2007 में। 2012 में ये जीते। 2007 में बसपा की सरकार बनी थी, चंद्रवीर सिंह बसपा की 2007 में जीते, लेकिन 12 में 7 में सीट का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो ये जीते। तो अब वहाँ देखिए संगीत सोम समाजवादी पार्टी से जाकर लोकसभा चुनाव लड़े थे मुजफ्फरनगर, वहाँ हार भी गए थे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ तो मेरठ शहर है, मेरठ शहर में दंगे होते रहे हैं। यहाँ आप कोई पूरे देश में दंगे का माहौल ना हो तब भी आप यहाँ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण मेरठ शहर में कर पाते हैं। तो वैसे ही सरधना का कैरेक्टर है, लेकिन ओवरऑल ध्रुवीकरण नहीं है। और ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि बीजेपी संगीत सोम को टिकट ही देगी, ऐसा कहा जा रहा है कि जो टिकट कटने वाले हैं, क्योंकि उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं मानी, दागी छवि के वो रहे हैं, दबंग छवि के, तो इसलिए ये माना जाता है कि वो इस रिजीम में, योगी के रिजीम में, जबकि वो खुद राजपूत हैं, चीफ मिनिस्टर राजपूत है, वो कभी ऐसा फील गुड नहीं ले पाए कि जो मैं उसका कुछ आनंद ले पाऊँ। रादर सुरेश राणा जो मुजफ्फरनगर के हैं वो गन्ना मंत्री बने और वो बेहतर स्थिति में उनके आ गए। हाँ, दोनों ही, संगीत सोम भी और ये भी। तो संगीत सोम बेसिकली ओरिजिनली तो भाजपा ही नहीं है, संगीत सोम वो तो फिर उमा भारती ने इनको टिकट दिलवा दिया। सही बात है। अब आपकी चाय पहली भी ठंडी हो रही, मेरी दूसरी आ गई, चाय बहुत अच्छी है। और वैसे यहाँ शिकंजी पीने के लिए रुकते हैं। नहीं शिकंजी नहीं, गला खराब हो जाएगा। नहीं, मैं चाय पी रहा हूँ। अब बात आती है कि जैसे पश्चिमी यूपी की जब बात करते हैं तो जाटों की बात आती है, जाट वोट बैंक की बात आती है, और आरएलडी की बात आती है, तो लगता है आरएलडी और सपा का गठबंधन हुआ उससे जाट राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा। पिछले चुनाव की बात करें, सिर्फ एक छपरौली जीते, वो भी विधायक अब उनकी पार्टी में नहीं है। अब यहाँ जो है कि 7 तारीख को पहली बड़ी रैली, अजय तंजुम जी आप सुनिए, 2017 की आप बात करेंगे तब अखिलेश का और रालोद का गठबंधन नहीं था, बिल्कुल नहीं, तब इनका कांग्रेस के साथ गठबंधन था और बसपा जो है वो अलग थी। ये बसपा 19 में लड़ी मिलकर, तो बसपा का प्रभाव था। और कमोबेश अब जो बुनियादी परिवर्तन जो दिखने वाला है इस गठबंधन से, देखिए चौधरी चरण सिंह भी कभी अकेले जाटों के बल पर नहीं जीतते थे, जबकि उन पर जाट जान छिड़कते थे। उन्होंने भी जाट और मुसलमान के गठबंधन बनाया था, वो किसान गठबंधन था, तब सांप्रदायिक की बात नहीं थी। उसी को दोहराने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव में यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, जाट और मुसलमान मिल जाएं तो एक फॉर्मिडेबल, एक प्रभावशाली गठबंधन 35-40% वोट का बन जाता है। और उसमें कुछ और मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट हो जाए, जैसे कि मुझे लगता है इस बार अखिलेश ने जो बसपा से प्रयास भी नहीं किया, या वो कांग्रेस को भी अलग रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हर बार वो कहते हैं कि अर्थमेटिक काम नहीं करता, कई बार केमिस्ट्री भी काम करती है, और ऐसा हो भी चुका है। 2007 में अगर मायावती यहाँ मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट के बाद भी उसने सरकार बनाई थी, तो कई बार ये होता है कि आपके पास कौन से पॉकेट्स हैं, तो जो उनका प्रभाव है कि उनको लगता है कि जाट और मुसलमान यूनाइट होकर वोट करेगा तो वही काफ़ी कुछ होगा। ये नहीं किया, ये जाट और मुसलमान ने 2019 में भी मिलकर नहीं किया, हालांकि काफ़ी कुछ किया, उतना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण 2013 के बाद से तो जाट मुसलमान में माना गया दरार हो गई।
तो ये जो आप, ये वही मैं कह रहा था कि अब ये जो भाईचारा की मुहिम चला रहे हैं, चाहे वो जैन चला रहे हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हो, तो इस भाईचारे का असर होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए कि उस भाईचारा के बीच दो कारणों से जयंत भी कोई ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक आए हैं, पहले से एक्टिव थे, मथुरा से एमपी रहे, हारे भी, सब कुछ हुआ। अजीत सिंह के मरने के बाद जयंत को थोड़ा सहानुभूति का भी वोट के मन में भाव है, क्योंकि देखिए इस देश में जात की पॉलिटिक्स होती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, कितना भी है ना, आपको कुछ भी कोई कहता रहे। अरे अब दल ही जब और अगर आप ये बात करेंगे कि साहब बीजेपी कहती है दलितों के सच्चे हितैषी हम हैं, तो दलित भी सवाल करते हैं कि कितने चीफ मिनिस्टर भाजपा के दलित हैं, कितने प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं, कितने गवर्नर दलित हैं। तो ये सब बातें जो है ना, लोग सब जागरूक हैं, राजनीति से समझ बोलते नहीं हैं। अभी बीजेपी का जो वोटर है वो मुखर है, आप कहीं भी जाके चर्चा करेंगे वो बोलेगा योगी कोई देंगे, योगी आएगा। बहुत सारा वोटर ऐसा जो बोलता नहीं है, वो अपना प्रभाव दिखाता है, और साइलेंट, जिसको कहते हैं एक साइलेंट वेव, कोई ऐसा मुखर ऐसी ना कोई भाजपा के पक्ष में वेव नज़र आती है, ना कोई ऐसी। अभी तो सभी लोग बात कर रहे हैं हंग आएगी। बीजेपी के लोग भी भाई सिंगल लार्जेस्ट तो बीजेपी बनेगी, कोई ऐसा बीजेपी का सपोर्टर, वर्कर, कार्यकर्ता ये तो नहीं कह रहा कि 300 सीटें आएंगी। तो क्यों नहीं कह रहे? आप तो कहिए 400 आएंगी, तो कह रहे हैं। नहीं, वो तो सब चुनाव में तो बोलेंगे ही ना। वो तो अब की बार हरियाणा में 70 पार और रह गए 40, 47 से घट के। तो कहने में तो कोई किसी को क्या रोकता है? कहने में तो आप 200 सीटें बंगाल में ला रहे थे, तो रह गए आप 73-74। वो कहने को जो ग्राउंड लेवल, आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो, अगर आप 1 to 1 बात करते हो, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करते हो, तो वो भी कहेंगे साहब। अच्छा, अब ये बताओ कि जैसे पश्चिमी यूपी में 110 सीट का बेंचमार्क मैं मानता हूँ, कुछ जिलों को जोड़कर जो बनता है, उसमें 88 सीट बीजेपी को मिली 2017 में, जो 38 मिली थी 2012 में, 50 सीटों की बढ़ोतरी। आपके हिसाब से पश्चिमी यूपी में कितना बदलाव दिखता है? एक और दूसरा उसी का काउंटर कि चूंकि हम मेरठ में 7 में से 6 सीटें बीजेपी को मिल गई, मेरठ में क्या बदलाव दिखता है? देखिए, मुझे जो इधर पिछले 10-15 सालों से लगा अजीत जी, जो मतदाता का माइंड सेट है, जो उसकी मानसिकता है, वो सोचने का ढंग बदला है। पहले हम लोग सोचते थे इसकी इतनी, ये मुझे अब ऐसा लगता नहीं है। ढंग वाला जो होता है त्रिशंकु विधानसभा, ऐसा आसार कम लगता है। अगर बदलाव है तो फिर वो बदलाव ढंग से ही होता है, चाहे उसके लिए जो भी माहौल बने, चाहे जो भी परिस्थितियां हों। तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी कोई 302 का जो पिछला आंकड़ा है उसको टच करने वाली है। अगर वो गिरने वाली है तो फिर वो कितनी गिरेगी, ये अभी हम तय करने की स्थिति में नहीं है। ये कह के हम कहते हैं अभी तो सर्वे में 250 आ रही है, फिर 200 हो गई, फिर ये तो सब जब चुनाव होगा तो कोई प्रो बीजेपी, प्रो सरकार लहर नहीं चल रही है, ना माहौल है, वो उसको बनाने की कोशिश करेंगे, सभी करते हैं। अपोजिशन अपने तरीके से करेगा, वो अपने तरीके से करेगा। लोग महंगाई से भी त्रस्त हैं, कोई सरकार के खाते में कोई ऐसा योगदान नहीं है। आप अनाज दे रहे हैं फ्री, लेकिन वो अनाज लेने वाला कहता है कि 1000 का सिलेंडर में नहीं खरीद सकता। उज्ज्वला के सिलेंडर आप खुद दिखा चुके हो, लोगों के इंटरव्यू भी कर चुके हो, और हम भी लोग बात करते हैं, उज्ज्वला के सिलेंडर घर में रखे हुए हैं। कोई आप किसी का 5 लाख रुपए का इलाज होते हुए दिखाइए। मुझे रोज़ गरीब लोग संपर्क करते हैं, अस्पताल में हूँ, बिल कम करा दीजिए, तो मैं उनसे कहता हूँ आपका तो मोदी जी ने इलाज करा दिया, 50 करोड़ लोगों का 5 लाख तक का बीमा मुफ्त है। वो कहते हैं साहब हमारे पास तो कोई आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है किसी के पास, जिसके पास है उसको मानता नहीं है अस्पताल वाला, और सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है, प्राइवेट में जाता है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है। तो जब डॉक्टर ही नहीं है, आप हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, वो बिना डॉक्टर के खोल रहे हैं। आप जिला सरकारी चिकित्सा, मैंने एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने कहा साहब कोई अच्छी बात है कि हर जिले मेडिकल कॉलेज खुला है, लेकिन आप अस्पताल का नाम मेडिकल कॉलेज कर देंगे तो क्या वो मेडिकल कॉलेज हो जाएगा? तो ये तो कुछ नहीं होता। एक बिल्डिंग बना दी, अभी जो वो कह रहे हैं कि जब मेरे नहीं, जैसे मेरठ मेडिकल कॉलेज है, उसमें ही मोर देन 50% फैकल्टी के पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, तो नए मेडिकल कॉलेज में कहाँ से लाएंगे आप? वहीं नहीं रिक्रूट कर पा रहे, और सरकार की मंशा भी नहीं है। आप अगर सर्वे करें, उत्तर प्रदेश के जितने डिग्री कॉलेज हैं उनमें 5 साल से प्रिंसिपल नहीं थे, अब 150 प्रिंसिपल अपॉइंट हुए हैं। टीचर्स की तो बहुत सारी वैकेंसी पड़ी हुई हैं, जो ट्यूटर पढ़ा रहे हैं 4-5 हज़ार की सैलरी वाले, तो आप ये पैसा बचा रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए जैसे जयंत चौधरी, और मैं जो कहना चाहता हूँ बुनियादी बात, देखिए सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से काम चलता हो तो आप जीत जाएंगे, लेकिन आपके रिपोर्ट कार्ड में जनता को अपीज करने वाली, जैसे कहते हैं ना फील गुड, तो फील गुड जैसा पब्लिक को, तो जो आपके सपोर्टर हैं, हिंदू मुसलमान है, बनिया ब्राह्मण है, प्रकाश जनसंघ के टाइम से उसे वोट करते थे और हारते भी थे, तो वो अगर आपको बात करते हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर आप जनता की, आम जनता की बात करें तो किसी के चेहरे पर रौनक नहीं है। जो बेलदार को मजदूरी 350 रुपये 2014 में मिलती थी, उसको 350 रुपये 2021 में मिलते हैं, लेकिन बिजली का बिल उसका 400 से 1000 हो गया, गैस के सिलेंडर 400 से 1000, जो बेसिक नीड है,
बिजली तो एक पंखा एक बत्ती एक वो तो सबके घर में लगेगा, कितना भी गरीब हो। तो वो स्कूल की फीस कहीं कोई रिलीफ हुआ हो, आपने प्राइवेट स्कूलों में कहा हो कि साहब हम फीस रिम्बर्स करेंगे, आप वहाँ पढ़ाइए बच्चे को, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो लोग महंगाई से बीच में फिर विषय बदल रहा हूँ। जैसे अजित सिंह और अखिलेश यादव की जो साझा पहली रैली है, दोनों के जयंत माफ करें जयंत चौधरी और अखिलेश की जो पहली साझा रैली है, दोनों के गठबंधन के अनाउंसमेंट के बाद, फॉर्मल अनाउंसमेंट के बाद, वो यहाँ जो हो रही है तो सिवाल खास विधानसभा का दबथुआ काम। तो क्यों यहाँ क्यों चुनाव होगा? देखिए वो तो चुनाव तो इसलिए होगा कि वो यहाँ पहली रैली में कम से कम ताकत दिखा पाए। कोई भी आदमी होता है तो वो ये देखता है कि वहाँ मैं अपना पहली रैली फीकी ना रह जाए। तो दबथुआ एक जाट डोमिनेटिंग विलेज है, अजीत सिंह का मतलब इन लोगों का रालोद का वहाँ प्रभाव है, और ग्रामीण ठेठ ग्रामीण है, तो शहरों में से तो जाम में फंस जाते हैं, कुछ हो जाता है, वो कुछ लफड़ा होता है, तो वो जाके वहाँ भीड़ ला पाना उनके लिए संभव होगा। तो ऑब्वियसली पहली चॉइस तो कोई भी आदमी कहेगा भी फ्यूटाइल ना हो जाए, पहली रैली फ्लॉप ना हो जाए, खराब मैसेज ना चले, दबथुआ इसलिए चुन लिया। गांव देहात का माहौल है, हाईवे पर है, पहुंचना आसान है, जाट बहुल वो गाँव भी है, इलाका भी है, और वहाँ से संपर्क मार्ग सब ठीक है, गांवों से लोग आएंगे ट्रैक्टर ट्रॉली लेके तो वहाँ पहुँच सकते हैं। दबथुआ जिसका जिक्र कर रहे हैं वो दबथुआ सरधना विधान, माफ करें सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र निकट सरधना के है, और सरधना के निकट है, माफ करें सिवाल खास में है। और वहाँ से अभी बीजेपी के जितेंद्र पाल सिंह है, सपा के गुलाम मोहम्मद थे जो सिटिंग एमएलए थे, पिछली बार सपा से जीते थे। तो सपा की अगर सिटिंग सीट थी तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो सीट शायद गठबंधन में मिल जाए जयंत को, ऐसा क्यों होगा? नहीं, वो चूंकि जाट वहाँ डोमिनेटिंग है तो इनको अपना ये कैंडिडेट सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है कि वो, और समाजवादी पार्टी भी मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा लड़ने के मूड में नहीं है इस बार कि हमको मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़ा करना। वो मानकर चल रहे हैं कि मुसलमान तो हमारा है ही। तो पिछली बार भी अगर समाजवादी पार्टी और ये मिले होते थे, उनका भी उम्मीदवार अच्छा लड़ा था, 12 का भी मैं देख रहा हूँ, 9000 का फर्क था। ऐसा नहीं है जाट जो है, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट 9000 भी नहीं बल्कि 12 में देखे 3000 का सिर्फ फर्क था। तो ये सपा जीती और गुलाम मोहम्मद से हारे यशवीर, सिर्फ 3000। तो यशवीर जो है ना पिछली बार भी हारे, लेकिन क्योंकि जाट वोट इनको भी मिल गए, जितेंद्र को, सतवाई को भी, तब जाट का सेंटीमेंट कम्युनल था और वो मुसलमान के साथ मिलकर वोट नहीं कर रहा था, और अजीत सिंह का प्रभाव कमजोर पड़ रहा था। अजीत सिंह की डेथ के बाद जयंत का एक हल्का उभार है, माहौल है, और किसान आंदोलन ने उसमें निश्चित रूप से खाद डालने का काम किया, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो अब जैसे ये जो बार बार बात आती है कि क्या जाट, अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें और ऐसे ओवरऑल जैसे जाट की आबादी माना जाता है कि 16-17% जाटों की आबादी है, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अलग अलग है, हाँ अलग अलग है, ओवरऑल मान लीजिए। तो अब उसमें जो 14 विधायक है जाट बिरादरी के, उसमें 13 बीजेपी के हैं। इसका मतलब बीजेपी की ज़बरदस्त, बीजेपी का पेनिट्रेशन जाटों में रहा 14, 17 और 19 में। इस बार अब कहा जाता है कि किसान आंदोलन की वजह से, नाराज़गी की वजह से जाट नाराज है और बहुत बड़ा तबका नाराज है, उसको साधने की कोशिशें भी हो रही है बीजेपी की तरफ से, इसीलिए अमित शाह यहाँ आ भी रहे और आगे भी अलग अलग इलाकों में जाएंगे। क्या जाटों में इतनी नाराज़गी है कि बीजेपी पश्चिमी यूपी में बहुत कमज़ोर पड़ जाए? देखिए, क्योंकि जाट बीजेपी के जाट के मुकाबले जो उनकी सीटिंग है वहाँ जयंत भी मोटे तौर पर जाट ही खड़े करेंगे, कहीं कहीं इक्वेशन देख के वो दूसरा नॉन जाट भी खड़ा करेंगे, ये तो निश्चित रूप से तय बात है। तो बीजेपी के जाट को वोट कम करेंगे लोग, 5, 7, 10% वोट हो सकता है वो ले जाएं, लेकिन वो हवा उनकी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, बीजेपी की नहीं है। हाँ, जाट का झुकाव अब बीजेपी के प्रति नहीं है। उनको लगता है कि कितने भी एमपी हों, कितने भी एमएलए हों, कितने भी मंत्री हों, यहाँ हमारी से नहीं है, पॉलिटिकल से जैसा कुछ नहीं है। और जैसे सतपाल मलिक हैं, वो बीजेपी के ही हैं और राज्यपाल हैं, और उसके बावजूद वो जो है किस तरह से आप बोल रहे हैं किसानों के इश्यूज़ पे, तो यहाँ तो वेस्टर्न यूपी में मेन कारण तो गन्ना है, ज़्यादातर किसान यहाँ गन्ना ही बोते हैं, और गन्ने का 5 साल में योगी सरकार ने कोई दाम नहीं बढ़ाया। मायावती ने भी, जबकि वो किसानों की कभी हितैषी नहीं मानी जाती थी, तब भी उन्होंने गन्ने का टाइम पर पेमेंट भी कराया, गन्ने का दाम भी बढ़ाया, उतना उनके प्रति उनको समर्थन भी नहीं दे रहे थे। इनको तो कहते हैं कि हमने सपोर्ट भी किया, तब भी इन्होंने जो ये बात करते थे 400 रुपये दाम दिलवाएंगे, 450 दिलवाएंगे, कोई एफर्ट इन पर नहीं किया, कोई नहीं। तो ये जो समस्या है ये निश्चित रूप से जाट में, और कहीं ना कहीं कास्ट सेंटीमेंट, देखिए वहाँ वो जाट जो उनके जीते हुए भी हैं, वो भी कोई बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है, गांव देहात में जा रहे हैं, सभा नहीं कर पा रहे, रैली नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? उमेश मलिक को गांव में घुसने नहीं दिया, संजीव बालियान के साथ भी ये 17 और 19 में संभव ही नहीं था।
ये सब मैं वही बात करना चाहता हूँ कि कोई किसी को रोके, ये 17-19 में नहीं था, आज लोग रोक रहे हैं, जेल जाने को तैयार हैं, पकड़े जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज होने, तो ये स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा नहीं है कि वो है, लोगों में अनरेस्ट है, गुस्सा है, नाराज़गी है, और इसमें भूमिका किसान आंदोलन की है, इसको ना, और 1 साल पूरा हुआ और अपना आपने वापस ले लिए, तो इससे आपने एस्टेब्लिश कर दिया कि कहीं ना कहीं कानून गलत थे, नहीं तो आप क्यों वापस ले रहे हैं। तो उल्टा मतलब मैसेज आप तो कहेंगे कि साहब हमने तो आपके हित में कर दिया, या तो आप लेते तो महीने 2 महीने के अंदर ही ले लेते, वार्ता करके ले लेते, लेकिन आपने तो यूनिलेटरली लिया, एक तरफा लिया, कोई किसी से वार्ता नहीं की, अपने आप ही डिक्लेयर कर दिया। तो आप इसका मतलब एक मुझे लगता है कई बार, पता नहीं वो गलत भी हो सकता है, अडवाणी जी एक शब्द यूज करते थे, बूमरैंग, कि हवाला में हमको फंसाया है, ये बूमरैंग करेगा। तो बूमरैंग माने जो भी आप दांव चलते वो उल्टा पड़ता है। तो भाई अभी तक तो अपोजिशन हो सकता है डिमोरलाइज था, आपने कानून वापस लेके उनको और ऊर्जा दे दी, उनको लग रहा है तो बिल्कुल इसका मतलब ये खुद अपनी डिफीट को इसको हार से ही जोड़कर हर कोई यही एनालिसिस कर रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को यूपी में अपनी प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो इसलिए इन्होंने कानून वापस लिया। अब उस पे आते हैं कि अगर बीजेपी को ये कमजोरी या जमीन खिसकने का अंदेशा था जिसकी वजह से कानून वापस लिया, उस कानून को, जिस कानून की हिमायत में 1 साल से प्रचार कर रहे थे, यात्राएं निकल रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे और दर्जनों मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को ड्यूटी लगा दी गई थी कि सब जगह समझाओ लोगों को कितने फायदे, उस कानून को अचानक वापस लिया। संसद का सत्र शुरू हो रहा है 29 तारीख से, पहले दिन हो सकता है ये सब हो जाए। इतनी अर्जेंसी दिख रही है कि पहले दिन सत्र में वापसी की तैयारी हो गई, व्हिप जारी हो गया। उससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने कह दिया पराली जलाने पर अपराध नहीं है, वापस लौट जाइए, आपकी हर बात मानेंगे, एमएसपी पर कमेटी बनाएंगे। किसान उसके बाद भी अड़ गए कि हमें एमएसपी चाहिए और बाकी चीजें। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कानून वापसी कल हो जाएगी 29 तारीख को, उसके बाद जाटों की और किसानों की जो इस आंदोलन के पक्षधर, क्या उनकी नाराजगी वैसे ही कायम रहेगी बीजेपी के खिलाफ या कुछ डायल्यूट? देखिए अजीत जी, आप अपना बेसिक एक वो है कि आप चुनाव के ठीक मौके पर आज आप सारे शिलान्यास करिए, कौन सरकार नहीं करती, कौन पार्टी नहीं करती, सारे शिलान्यास अभी होंगी, सारी घोषणाएं अभी होंगी, सारे फैसले भी लागू होंगे। तो भैया 5 साल तक आप क्या कर रहे थे? लोग आप 10 रुपये, आपने 5 रुपये कम किए पेट्रोल डीजल पर, हो सकता है 10 और 5 रुपये आप और कम कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि चुनाव जीत गए तो फिर बढ़ाएंगे, क्योंकि वो 5 साल तक ये खुद स्वीकार करते हुए कि पेट्रोल और डीजल 32 रुपये लीटर कॉस्ट करता है, उसको वो 100 रुपये राष्ट्रहित में 105 रुपये 110 रुपये बेचते रहे, तो वो तो फिर राष्ट्रहित उनका शुरू हो जाएगा। तो ये जो विषय है 1.25 लाख करोड़ रुपया बॉन्ड्स जारी करके उसके नाम पर हम 12 लाख करोड़ रुपये इकट्ठा कर लेंगे। कांग्रेस ने बॉन्ड जारी किए थे, तो बॉन्ड कोई कांग्रेस अपने घर में तो पैसे नहीं ले गई थी, वो तो 400 रुपये का 450 का सिलेंडर बेचना था, 60 और 65 रुपये का आपको पेट्रोल डीजल बेचना था तब, जबकि $100 पर बैरल से ज़्यादा कच्चे तेल के दाम थे। अभी तो अखबार में आ रहा है $72 के आसपास चल रहा है इंटरनेशनल प्राइस। तो ये जो लोगों को है, फिर आप कहेंगे हमने सड़कों का जाल बिछाया, तो लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि भैया अगर सड़कों का जाल बिछाया है तो ये टोल पर 2.5 रुपये किलोमीटर किस बात का लगता है? 30 साल तक जिसने टोल रोड बनाया वो 30 साल तक वसूली करेगा, तो इसका क्रेडिट जो आप पेट्रोल डीजल में लूट रहे हो उसका क्रेडिट टोल पर क्यों दे रहे हो? आप 15 साल का पेट्रोल दिल्ली एनसीआर में 15 साल का टैक्स लेते हो, 10 साल आपका डीजल का वाहन चलता है, टैक्स की रेट्स आप 6% 7% इसलिए बढ़ा रहे हो कि सड़कों का रखरखाव है, क्या करें? तो कितनी नाम पर, कितनी बार आप सड़कों के नाम पर लोगों को महंगा करोगे? तो लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि ये सरकार महंगाई नहीं रोकेगी, ये सरकार कहीं किसी दूसरे, और ये जो 5 किलो 2 किलो 10 किलो अनाज है इसका भी लोग सवाल कर रहे हैं कि साहब 500 रुपये का आपने हमको अनाज दे दिया और 2000 रुपये की हमारी कमर तोड़ दी, क्योंकि काम तो चलेगा, आपकी आमदनी बढ़े, प्रति व्यक्ति आय तो नहीं बढ़ी मजदूर की, किसी की वेतन नहीं बढ़ा। जो किसानों की आमदनी भी दोगुनी करने की बात 2022 तक। नहीं, मैं देखिए, मैं पत्रकार होते हुए भी चूंकि मैं खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ सबसे कष्टकारक जीवन, हम भाषण देते दिल्ली में बैठ के कि ये तो 5 स्टार हैं, ये तो यहाँ शराब पी रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, ये सब बातें। सबसे कष्टकारक जीवन किसान का है। आप किसान गांव में जाइए, कोई किसान का बच्चा आप खेती नहीं करना चाहता, चपरासी बनने को तैयार है, उसको नौकरी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप खेती को आपने लाभकारी अब नहीं बनाया और उसको उसकी खेती की ज़मीन के दाम बढ़ गए, तो उसको लगता है 10 लाख रुपए बीघा बिक गई, 10 बीघे ज़मीन 1 करोड़ की बिक जाएगी, मैं शहर में दुकान लेके दुकान कर लूँगा। तो ये जो कहीं ना कहीं ये फील्ड, मतलब 40 साल पहले जिसके पास जाट के 50 बीघे ज़मीन थी, उसके पिताजी कहते थे तू नौकरी करेगा, तू यहाँ खेती कर, 50 बीघे ज़मीन किस काम आएगी? आज वो कहता है तू चला जा यहाँ से, खेती में कुछ नहीं रखा। तो इतने संसाधनों के बाद, इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बाद, इतना सब कुछ, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और जो फसल का दाम है वो नहीं बढ़ता। अब ये बताइए कि मैं फिर वापस पश्चिमी यूपी और मेरठ आता हूँ कि आपके हिसाब से
थोड़ा रिस्क लेके अगर आप बोल, समाज- मेरठ की 7 सीटों में अभी 1 सपा के पास है, 6 बीजेपी के पास है। अब आगे 3 महीने बाद होने वाले चुनाव में आप क्या देखते हैं? अगर देखिए, रिस्क लेके आप बोल नहीं सकते नहीं, मैं बोल सकता हूँ इसमें से हाफ हाफ तो तय है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ। जैसे देहात की सीट है, अब बीजेपी के लिए सिवाल जीतना आसान नहीं है, सरधना में भी फाइट होगी, है ना। तो इसलिए मेरठ सिटी और मेरठ कैंट की बात है। सिटी पहले भी, जैसे सहारनपुर की आप सीट देखेंगे, सहारनपुर में भाजपा का पूरा परचम, लेकिन शहर की सीट पर संजय गर्ग जो समाजवादी पार्टी के हैं वो जीते हुए। तो ये तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पोलराइजेशन में अगर मुसलमान के साथ दूसरा कोई थोड़ा बहुत भी प्लस होता है तो अपोजिशन सीट को निकाल लेता है। और ये सहारनपुर में संजय गर्ग को मुसलमान भी मिले, वहाँ कुछ उनके वैश्य जाति के मिल गए, कुछ और मिल गए, जीत गए। अभी जो सबसे ज़्यादा रुख देखने वाला होगा जिस चुनाव में, देखिए मायावती बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है और कहीं उन्होंने कोई प्रो दलित एजेंडा 4-5 साल में नहीं चलाया। तो जो साइलेंट वोटर है वो मायावती का वोटर है, जो 19-20% वोटर है उनका, और इसमें मेजोरिटी दलित वोटों की है। तो मुझे लगता है कि उनका रुख भी काफ़ी कुछ चुनाव को तय करेगा। अगर मायावती 20% से खिसक के 13-14-15% पर जाती हैं तो ये जो 5-6% वोट है ये चुनाव को बहुत प्रभावित करेगा, और इसका कोई आसार मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी की तरफ जाएगा। ये बहुत अहम है। और अभी कल मैं देख रहा था सर्वे एबीपी न्यूज़ पर, उसमें वो मायावती से मतलब मायावती से है, वो मतलब मायावती नहीं, के साथ ही, लेकिन उन्हें लग रहा है कि मायावती के चक्कर में कहीं फिर बीजेपी ना आ जाए, तो इससे उनके दिमाग में मैंने एक भी जो है बहुत जगह बात की, जो दिमाग उनका, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा में कुछ जाटो बिरादरी के लोग भी ये कह रहे हैं कि हम 2 बार वोट दे चुके, मायावती जी का अभी कुछ लग नहीं रहा, किसी गठबंधन के साथ है नहीं, फिर बीजेपी आ जाएगी और ये ब्राह्मण बनियों ठाकुरों की पार्टी है, तो हमें चाहिए सरकार में हिस्सेदारी। तो ऐसे लोग कहते हुए मुझे मिले कई वीडियो में। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी तो हम सिर्फ ये मानते हैं कि बैकवर्ड अपर कास्ट को हमने मान लिया मोटे तौर पर बीजेपी के साथ हैं, जाट इसके साथ है, यादव हो गए, ये हो गए, मुसलमान हो गए, ऐसी तो मूल्यांकन करते हैं। लेकिन पिछड़ी जातियों में भी जो डोमिनेटिंग है बीजेपी ने उनको पटा लिया। मान लो कुर्मी है, वो बहुत पहले से बीजेपी के साथ रहे हैं, ये काफ़ी पहले से भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जातियाँ हैं जिनको नहीं भी मिल रहा है और वो गरीब हैं। जो गरीब है उसके अंदर कोई फील गुड नहीं है, क्योंकि उसको जब उसकी आमदनी बढ़ेगी, उसके बच्चे की नौकरी लगेगी या कुछ फील करेगा वो, तब उसको ज़्यादा महसूस होगा। अब आखिरी सवाल कि जैसे आरएलडी के लिए कहा जा रहा है 36 सीटों पर आरएलडी लड़ेगी, 32 पर बात है, नहीं उसमें है कि 31 या 30 पर आरएलडी, 6 सपा के उम्मीदवार, सिंबल इनका होगा, हो सकता है। तो 30-6 ऐसे ही आंकड़े जो भी आए थे, 40-50 ये लोग मांग रहे थे जो भी है। अब उसमें जो जानकारी है, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, मुरादाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली की 26-27 सीटें। तो आरएलडी जिसको सिर्फ 1 सीट मिली पिछली बार 2017 की बात करें, हालांकि 12 में शायद 9 सीट मिली थी आरएलडी को, तो आरएलडी का स्ट्राइक रेट क्या आपको बहुत चमत्कारी, बहुत और उससे क्या सपा को बहुत फायदा होता सपा को बहुत फायदा, यहाँ तो उसकी सीटें ही नहीं है। सपा को तो मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ जाट वोट हैं वहाँ जाट और मुसलमान प्लस करके जयंत को फायदा होगा, या कहीं थोड़े बहुत यादव हैं वो उसके साथ जाएंगे। कुछ सीटें ऐसी होंगी जो सपा के हिस्से में जाएंगी, वहाँ सपा को फायदा होगा। पर वेस्टर्न यूपी में चूंकि सपा आप जानते हैं कमज़ोर ही रही है, इसका तो सेंटिमेंटली फ़ायदा होगा उनको, तो दूसरे इलाकों में जहाँ वो कहेंगे हमारा गठबंधन है वहाँ भी जीत रहे हैं, ऐसा। लेकिन जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश की 5 की 5 रही और मायावती 0 से 10 हो गई, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जम पाएगा जयंत चौधरी के चुनाव के रिजल्ट में, जो चमत्कारी होगा। जैसे उसके पिताजी भी जब 2002 में बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे विधानसभा चुनाव, तो 14 सीटें जीत पाए थे। तो मुझे लगता है जयंत इस बार उस आंकड़े को पार करने की स्थिति में नजर आ रहे हैं, और ये ऐसा सेंटीमेंट से जो उन इलाकों का सेंटीमेंट उससे नजर आ रहा है साफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अनिल बंसल हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मेरठ में ही रहते हैं, और मैं इस वक्त हूँ मेरठ में। ये हाईवे है जो हरिद्वार जाता है, देहरादून भारतीय यूनिवर्सिटी के बाहर, भारतीय यूनिवर्सिटी के बाहर, और शिकंजी पनीर पकौड़ा की ये जैन साहब की दुकान है, और इनको मैंने आग्रह करके यहाँ बुलाया था। मेरठ में ही रहते हैं, जनसत्ता के लिए 3 दशकों से ज़्यादा समय से लिखते पढ़ते रहे। नहीं, नौकरी करते हैं, नौकरी करते रहे, वही है मतलब। तो लेकिन ज़मीनी राजनीति को, खासतौर से पश्चिमी यूपी को बहुत करीब से जानते हैं, क्योंकि यहीं रहते हैं, इसी गढ़ में रहते हैं, और यहीं से दिल्ली जाते भी रहे, नौकरी यहीं करते हुए, जनसत्ता में करते हुए भी। तो इनसे मैंने भी समझा, आपने भी समझा होगा, और इसी तरह से मैं अब कुछ इलाकों में, मेरठ के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में, कुछ गाँव में आपको ले चलूँगा, लोगों से बात करूँगा। लेकिन एक सिलसिला मैं शुरू करना चाहता हूँ, उस शहर के कुछ पत्रकारों से बात करूं, उनकी राय क्या है, उनका नज़रिया क्या है, वो कैसे देखते हैं चुनाव को, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही चौक चौराहे पर, किसी चाय की दुकान पर, किसी शिकंजी के ठिए पर। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी, उससे पहले एक अपील
अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे और आपको जानकारियाँ मिलें। नमस्कार।